हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू एरा पीसीएम एकेडमी। पिछली वीडियो में देखे थे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो डाल लीजिए हेडिंग, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कब बनना। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता है। देखिए, यह मान लीजिए हमारा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण कहते किसे हैं? तो वैसा दर्पण या वैसा गोलीय दर्पण जिसका अंदर का भाग कलई किया गया हो, उन्हें उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, आप लोग जानते ही हैं कि यह इसका मुख्य अक्ष होता है, यहाँ पर इसका ध्रुव होता है, यहाँ पर इसका ध्रुव होता है, यहाँ पर इसका फोकस होता है और यहाँ पर इसका सेंटर होता है। ठीक है, इसमें मात्र दो ही कंडीशन बनता है। एक बनता है कि जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसे किरण कैसे आती है? मुख्य अक्ष के समांतर होती है। किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो क्या होता है? वह फोकस जाती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ से यह निकल जाएगा, जाता है ऊपर की ओर, लेकिन फोकस जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक, तो यह हो गया हम लोग का फोकस से प्रतिबिंब। यानी इससे पहला कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत पर हो तो जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब और फोकस से बनता है। क्या बनता है? फोकस से बनता है। कैसा बनता है? तो बहुत छोटा बना है। देखिए यहाँ पे बहुत छोटा बनता है। और क्या है? तो यहाँ पे काल्पनिक है, सीधा है, सीधा है और काल्पनिक है। काल्पनिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो किरणें हैं वह काटती हुई प्रतीत हो रही है, न कि यहाँ पे वास्तविक रूप में काट रही है। जब वास्तविक रूप में काटे तो उसको हम लोग बोल देंगे कि वह वास्तविक बना है, और जब सीधा, जब यहाँ पे काटते ही प्रतीत हो तो हम क्या बोल देंगे वहाँ पे कि प्रतिबिंब कैसा बना है? तो यहाँ पे काल्पनिक बना है। तो यह हो गया पहला कंडीशन। एक और कंडीशन इसमें बच रहा है, मात्र एक और कंडीशन, कि जब वस्तु P और अनंत के बीच में कहीं पर हो। अगला कंडीशन क्या है? कि जब वस्तु P और अनंत के बीच कहीं हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए, तो हम क्या ले रहे हैं कंडीशन कि जब वस्तु P और अनंत के बीच हो। P और अनंत के बीच हो तो सर देखते हैं इसको। वीडियो पॉज कीजिए और इसको अपने मन से बनाइए। ठीक है, हो गया। देखिए, तो यह कोई उत्तल दर्पण है। इसका यह मुख्य अक्ष P F C। हम कंडीशन क्या लिए हैं कि जब वस्तु P और अनंत के बीच में हो। यानी P और अनंत के बीच यहाँ वस्तु जहाँ मन करे वहाँ पे हो, जहाँ मन करे वहाँ पे। अगर आपको मन कर रहा है यहाँ पे रखें, आप यहाँ पे रखो। अगर आपको मन कर रहा है यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखें तो यहाँ पे रखो। आपको मन कर रहा है कहीं बीच में खड़ा कर दें तो बीच में, आप जहाँ मन करे वहाँ पर कर सकते हो। तो हमको मन कर रहा है यहाँ पे करने के लिए तो हम यहाँ पर रख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए। तो इससे हम पहला किरण लेंगे, सेम वही वाला। पहला लेंगे समांतर। तो कहाँ से होकर जाना चाहिए? वो फोकस से। तो चला गया फोकस से। ठीक, एक किरण कहाँ से लेंगे? तो या तो लीजिए फोकस की दिशा में या लीजिए सेंटर की दिशा में। तो हम सिंपल में ले रहे हैं सेंटर की दिशा में। आप कहाँ से लेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ से लिए हम सेंटर की दिशा में। यह हो गया सेंटर की दिशा। तो यह इसी समय क्या जाएगा? लौट जाएगा। अब यहाँ पे ही काट रहा है, मतलब इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया? यहाँ पे। आई हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है वह कहाँ बना है? P और F के बीच में बना है। P और F के
बीच में बना है। और क्या हुआ है, तो छोटा बना है, छोटा बना है। और क्या हुआ है, तो यहाँ पे काल्पनिक यहाँ पे सीधा बना हुआ है। देखिए यहाँ पे वस्तु ऊपर है, अब प्रतिबिंब कहाँ बना है, ऊपर बना है, मतलब सीधा बना है। और काल्पनिक बना है क्योंकि यहाँ पे जो किरणें हैं वो काटती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, तो यहाँ पे काल्पनिक बन गया। ठीक है, तो यही होता है हम लोग के उत्तल दर्पण में दो कंडीशन। एक कंडीशन होता है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस से बनता है, बहुत छोटा बनता है और सीधा और काल्पनिक बनता है। ठीक है, और जब वस्तु P और यानी ध्रुव और अनंत के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब P और F के बीच में होता है, छोटा बनता है, सीधा होता है और काल्पनिक होता है। और यही कारण है कि इसका प्रयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं, साइड मिरर के रूप में। मतलब होता है कि जो गाड़ियाँ होती है ना, उसके साइड में मिरर लगा होता है पीछे की वस्तु को देखने के लिए। तो जो दर्पण होता है वो यही दर्पण होता है, उत्तल दर्पण ही होता है। ठीक है, क्योंकि जो इसका देखने का क्षेत्र है बहुत बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई समतल दर्पण है तो इसका जो क्षेत्र है ना वह इसी तक केवल रहेगा। ठीक है, अगर कोई अवतल दर्पण है तो उसका जो एरिया होगा देखने का और मात्र यही रहेगा एरिया। लेकिन वही हम बात करें उत्तल दर्पण का तो इसका एरिया बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए यहाँ तक कि वो आराम से देख लेगा। तो यही इसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि क्षेत्र, दृष्टि क्षेत्र। तो क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है उसका जो दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, इसीलिए इसका हम लोग प्रयोग कहाँ कर लेते हैं, साइड में रूप में कर लेते हैं। और एक ये भी कारण है कि भले वस्तु कहीं पर हो, चाहे अनंत पर हो और चाहे वस्तु अनंत और P के यानी दर्पण के और अनंत के बीच में कहीं पर हो, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, P और F के बीच में बनता है और छोट बनता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो भले वस्तु पीछे बहुत बड़ा हो लेकिन उसका प्रतिबिंब बन जाता है आराम से। अगर वही हम बात कर लें अवतल दर्पण का तो उसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अगर मान लीजिए आ रहा है ट्रक पीछे से और एकदम बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा तो क्या हम देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग आराम से कर लेते हैं, क्योंकि पहला काम इसका जो क्षेत्र है बहुत बड़ा भी होता है और भले वस्तु कहीं हो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, तो ध्रुव और फोकस के बीच में आराम से बन जाता है। यही कारण है कि इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे बहुत सारा क्वेश्चन पूछ देगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, या उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, या उत्तल दर्पण का उपयोग पक्ष दृश्य के रूप में क्यों किया जाता है। और अवतल से भी पूछा है क्वेश्चन कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो यह सब क्वेश्चन बोर्ड में बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आता रहता है। तो यह हम देख लिए कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता कैसे है। अगर आपको लेना हो स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले सकते हैं। देखिए आगे देखते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होता है। तो इसका पहला उपयोग होता है हजानी दर्पण के रूप में। जैसे मान लीजिए कि जो हम लोग उत्तल दर्पण है वह बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा ही बनाता है, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, हजानी दर्पण के रूप में करते हैं। मतलब ये हुआ कि जब जो होता है ना सैलून, उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जितने टॉर्च आते हैं, वाहनों के हेडलाइट, देखिए वाहन का एक होता है पक्ष दृश्य और एक होता है हेडलाइट। जैसे जो आगे होता है ना हेडलाइट ऐसे होता है और उसके बीच में से ऐसे निकला होता है बल्ब, यहाँ पे या ऐसे घुमा होता है। तो जो पीछे वाला होता है या सतह, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल बोलते हैं। तो जो वाहनों के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल का उपयोग किया जाता है। जितने सर्च लाइट होते हैं, आप लोग फिल्म देखे होंगे तो उसमें देखोगे कोई कोई आता है सीन ऐसा कि उसमें जो होता है ना जो पुलिस हो वह टॉर्च बार कर खोजते हैं, चोर सब खोजते हैं सब टॉर्च बार के। तो जो उसका होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्च लाइट बोलते हैं। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। रोगियों के कान, नाक, गले की जांच और दांत, इन सब के जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है ना वह प्रकाश अगर आए अनंत से तो उसको एक पॉइंट पर केंद्रित कर देगा, और जब एक पॉइंट पर कर देगा केंद्रित तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि वहाँ पर प्रकाश ढेर हो जाएगा
और हमको जांच करने में क्या होगी, आसानी होगी। तो जो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो रोगियों के कान, नाक, गले और दांत की जांच करने में किया जाता है। और जो सौर भट्टी होता है उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। और जो सौर कुकर होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, सौर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो यह हो गया अवतल दर्पण का उपयोग। इसका पहला उपयोग होता है हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, एक यहाँ पर दिया है। तो अवतल दर्पण का पहला उपयोग हजामती दर्पण के रूप में टॉर्च में, सर्च लाइटों में, वाहनों के हेडलाइटों में प्रयोग किया जाता है। रोगियों के कान, नाक, गले और दांत की जांच करने में किया जाता है। सौर भट्टियों में किया जाता है और सौर कुकर में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका बहुत सारा उपयोग होता है। और जो उत्तल दर्पण है उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो साइड मिरर के रूप में करते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं पक्ष दृश्य के रूप में, पक्ष दृश्य के रूप में। और क्यों करते हैं, आपको बताएं कुछ देर पहले अभी, क्योंकि जो इसका दृष्टि क्षेत्र होता है बहुत विशेष होता है, बहुत बड़ा होता है, जिससे इसको जो पीछे की वस्तु कहीं पर हो उसको देखने में क्या होती है, आसानी होती है। इसीलिए हम लोग साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, उस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो यह हो गया दोनों दर्पण का उपयोग, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।